हम लोग ये बताना चाहते हैं, आप लोगों के इस लड़ाई में हम लोग पूरे मजबूती के साथ आप सब लोगों के साथ खड़े हैं। ये तानाशाही जिस प्रकार से सरकार चला रही है, देश को तोड़ने का काम कर रही है, लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, संविधान को खत्म करने का कोशिश किया जा रहा है। हम लोग संविधान के मानने वाले लोग हैं, गंगा जमुनी तहजीब को मानने वाले लोग हैं और किसी भी कीमत पर हम लोगों का प्रयास है कि ये बिल पास ना हो। देखिए, जिस तरह के हालात आज देश में हैं, उन हालातों को समझते हुए जिसके अधिकारों पे भी अतिक्रमण होगा, हमला होगा, वो अपने अधिकारों की रक्षा के लिए मैदान में उतरेगा। नमस्कार, बहुजन संवाद में आपका स्वागत है। चलते हैं सलीम खान साहब के बाद। ये सलीम खान साहब, आपकी टिप्पणी इस पूरे मूवमेंट पर और आने वाले दिनों में इसका क्या असर आप देख रहे हैं? डॉक्टर साहब, असल में आज जो हम लोग बातचीत कर रहे हैं वो इस परिप्रेक्ष्य में है कि तमिलनाडु में जो है वो ये रिजोल्यूशन पास हो गया और यूनानिमसली रिजोल्यूशन पास हो गया। बीजेपी के साथ जो पार्टी इलेक्शन लड़ती रही है, पिछली बार नहीं लड़ी थी, AIADMK, उसने भी उस रिजोल्यूशन को सपोर्ट किया और बीजेपी वाले जो है वो इक्का दुक्का जो है वो वहां से अपना वॉकआउट कर गए। तो ये सिचुएशन तमिलनाडु में पैदा हुई और इसी तरह की सिचुएशन इससे पहले आजम साहब के कर्नाटक में हुई, जहां पर के लोग जो है वो ये लोग शोर शराबा करके बाहर चले गए, लेकिन ये कि वो पास हो गया। उससे पहले केरला में भी ऐसा हुआ। तो अब जो असल धर्म संकट है जो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा है वो है आंध्रा की तरफ। यानी आप देखिए पर्सनल लॉ बोर्ड ने क्या किया। पर्सनल लॉ बोर्ड की अगर आप इतिहास देखें तो पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वो सिर्फ पहले अपना कोई न्यूज प्रेस रिलीज दे देता था या ज्यादा से ज्यादा ये करता था कि कोई सिग्नेचर लेके, करोड़ों सिग्नेचर इसके लिए भी उन्होंने जमा करके दी थी अमेंडमेंट के लिए, लेकिन कभी पर्सनल लॉ बोर्ड मैदान में नहीं उतरता। ये पहली बार है कि पर्सनल लॉ बोर्ड ने रमजान के महीने में ये फैसला किया कि वो जंतर मंतर पर धरना देगा, आंदोलन करेगा। और उसका जो है उससे पहले बेंगलुरु में जब पर्सनल लॉ बोर्ड की जो ऑल इंडिया मीटिंग हुई थी, इजलास हुआ था, उसके अंदर उन्होंने एक बड़ी पब्लिक मीटिंग करके अपने इरादे डिक्लेयर किए थे कि हम एक मास मूवमेंट चलाएंगे। और वो जो ऐलान वहां पे किया गया था बेंगलुरु का, उसका एक्चुअल मुजाहरा वो जंतर मंतर पे किया गया। और जंतर मंतर के बाद वो लोग पटना गए। अब समझिए कि पटना की जो है वो महत्व क्या है। बिहार में इस साल इलेक्शन होने वाले हैं और पटना में नीतीश कुमार जो है वो मुख्यमंत्री है। नीतीश कुमार का ये दावा रहा है कि मैं मुसलमानों का दोस्त रहा हूं, मैंने मुसलमानों के हितों की हमेशा रक्षा की है और उनका ये दावा भी है कि मुसलमान मुझको वोट देते रहे। तो पर्सनल लॉ बोर्ड और उनके वो इफ्तार पार्टी करते रहे, उसमें सारे बड़े उलमा और सारे मुसलमान इंटेलेक्चुअल शामिल होते थे। लेकिन पर्सनल लॉ बोर्ड ने पहले ये ऐलान किया कि इस बार नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी में कोई नहीं जाएगा, ये जो ड्रामाबाजी है ये नहीं चलेगी। उसकी वजह यह है कि जब पहली बार इस पर बात आई तो JDU का स्टैंड क्लियर था कि इसमें हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, लेकिन अब JDU अंदर ही अंदर से खोखली होती जा रही है और उसके बाद उन्होंने उसमें नरमी दिखानी शुरू कर दी और JPC में भी उनका स्टैंड कमजोर था। तो पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक क्लियर मैसेज दिया कि अब ये जो ड्रामाबाजी होती है, ये जो ढोंग होता है कि आप हमारे साथ इफ्तार करते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन जब काम का मौका आता है तो आप जो है वो जनाब दूसरी तरफ हो जाते हैं, तो ये नहीं चलेगा। और उसके बाद पर्सनल लॉ बोर्ड ने वहां पर
जब धरना का फैसला किया तो आप देखिए कि उसके अंदर केवल तेजस्वी यादव नहीं आए बल्कि लालू प्रसाद यादव भी आए। और तेजस्वी यादव ने जो बयान दिया है आप देखिए कि वो कितना ज्यादा हौसला बख्श। उन्होंने साफ कहा कि ये नहीं चलेगा, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसके खिलाफ लड़ाई होगी और ये बिल पास नहीं होगा। और इस बिल में एक मसला है, इस बिल में मसला ये है कि जैसा आजम साहब बता रहे थे कि इसमें कंकरेंस आपको लेना पड़ेगा स्टेट गवर्नमेंट का। स्टेट गवर्नमेंट के कंकरेंस के बगैर आप इस बिल को किसी स्टेट में इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। तो अगर स्टेट गवर्नमेंट ये फैसला करेगी तो उन स्टेट्स में कम से कम ये बिल इंप्लीमेंट नहीं हो सकेगा। ये बात जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है और ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ा सरदर्द। तो अब कल जो है वो विजयवाड़ा में एजिटेशन होने वाला है। इससे पहले जो चंद्रबाबू नायडू है वो इस तरह का सिग्नल देने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने देखा उनकी तस्वीरें, वो जो है नमाज पढ़ रहे हैं, वो जो है वो अरबों का कपड़ा पहने हुए हैं, बड़ी सी टोपी लगाए हुए हैं, इफ्तार पार्टी में उनके हारी हवारी उनको खिला रहे हैं। लेकिन असली इम्तिहान तो कल है कि कल जिस वक्त बोर्ड जो है या बरसल्ला बोर्ड जिस वक्त वहां पे अपना एजिटेशन करेगा विजयवाड़ा में, तो ये कहाँ खड़े होते हैं। अगर इन्होंने जो है वो इसमें कमजोरी दिखाई, गोल मोल बातें की, तो फिर ये कि उनको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसलिए कि आंध्र प्रदेश का 72% मुसलमान, 72% मुस्लिम जो है उन्होंने इस बार चंद्रबाबू नायडू को वोट दिया है और वो एक बहुत बड़ी संख्या है। तो अब चंद्रबाबू नायडू के सामने दो चीजें, एक तो ये कि अपने वोटर को बचाओ, अपनी पार्टी को बचाओ, और दूसरे ये है कि अपनी सरकार को उनको उनकी जो राज्य सरकार है उसको कोई खतरा नहीं है, वो बीजेपी के ऊपर निर्भर नहीं है। लेकिन केंद्र की जो सरकार है, मोदी सरकार, वो उनके ऊपर निर्भर है। और आपको याद होगा कि जब पार्लियामेंट में ये बिल आया था तो उस वक्त यही तेलुगु देशम पार्टी थी जिसने ये कहा कि भाई इसको जो है वो आप ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के हवाले कर दीजिए। आमतौर से ऐसा होता है कि जब कोई चीज ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के हवाले की जाती है तो उसका मतलब राजनीतिक जो अर्थ है वो ये निकाला जाता है कि अब इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है, अब इसमें टाल मटोल होता रहेगा यहां तक के लोग भूल जाए, और यही अपेक्षा थी। लेकिन ये कि बीजेपी को बीच में अचानक जोर आ गया। बीजेपी जब किसी मुश्किल में फंसती है तो उसको कोई ना कोई मुस्लिम मुद्दा याद आता है, उसको लोगों को ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की चीजों की जरूरत पड़ती है। तो अब उन्होंने जो है वो धड़ाधड़ जेपीसी की मीटिंग की, उनको इतना समझाया, जेपीसी के एक भी अपोजिशन मेंबर के एक भी प्रस्ताव को इन्होंने कबूल नहीं किया। 14 जो प्रस्ताव उसमें अभी इन्होंने लिए हैं वो सब के सब एनडीए के घटकों के हैं। यानी आप समझ लीजिए कि ये अमेंडमेंट बिल जितना खराब था उसको और 14 लोगों ने मिलकर मजीद खराब कर दिया, और जो लोग इसको सुधारने की कोशिश कर रहे थे उनकी सारी बातों को इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। तो ये जो गुंडाई कर रहे हैं, ये गुंडाई इनकी काम आने वाली नहीं है। और मैं एक बात बताना चाहता हूं कि अगर ये आंदोलन चलेगा पूरे हिंदुस्तान में तो बीजेपी को तारे नजर आएंगे। इसकी एक मिसाल अभी थोड़े दिन पहले सीए एनआरसी का मामला हुआ है जो कि अभी ठंडे बस्ते में पड़ा है। इस मुल्क में 170 से ज्यादा शाहीन बाग थे और 11 असेंबली में, जिसमें बिहार की असेंबली में शामिल थी और उसके अंदर बीजेपी उस सरकार में शामिल थी, उसमें भी ये रिजोल्यूशन पास किया कि हमारे यहाँ जो है वो एनआरसी नहीं आएगा, सीए नहीं आएगा। और दिल्ली में केजरीवाल को जो लोग ये कहते हैं कि वो बीजेपी की बी टीम है, तो वहां भी ये बात हुई कि ये एनआरसी है, सीए नहीं आएगा। तो मुसलमान जो है वो आंदोलन करते हैं, करना जानते हैं। इससे पहले उन्होंने शाहबानो के वक्त भी किया था, बाबरी मस्जिद के वक्त भी जो है वो सड़क पर लड़ाई सही चल रही थी, लेकिन धोखा हुआ कल्याण सिंह से। कल्याण सिंह ने जाके सुप्रीम कोर्ट में वादा किया कि मैं जो है इसको बचाऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है, जैसे मुलायम सिंह यादव ने बताई थी, लेकिन उसने पीठ में छुरा घोंप दिया। उसके बाद मुसलमानों को सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास था कि हमारे पास पेपर्स है, हमारे पास सबूत है, हमारी मस्जिद महफूज रहेगी। मुसलमानों को किसी मंदिर से झगड़ा नहीं था, लेकिन उनको अपनी मस्जिद बचानी थी। लेकिन इन्होंने, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है,
उनको ब्लैकमेल करके उनके जरिए से ये फैसला करवाया। तो अब अगर ये चाहते हैं कि आंदोलन करें, तो आंदोलन करने के लिए 20-80 से फर्क नहीं पड़ता है। आंदोलन करने के लिए आपको 50% से ज्यादा नहीं होना पड़ता है, इवन इलेक्शन के लिए नहीं होना पड़ता है। तो अगर ये चाहते हैं इस तरह की चीज तो हो जाए, तो लड़ाई लड़ेंगे और फिर फैसला होगा कौन जीतता है कौन हारता है। तो अगर ये मुसलमानों को सुकून से जीने नहीं देना चाहते, जैसा कि अभी कल हरियाणा में इन्होंने ईद की छुट्टी का फैसला कैंसिल कर दिया, यूपी में नए नए कानून, वो आदमी जो ये कहता था कि होली के दिन मुसलमान घर से ना निकले, वो मुसलमानों को ये बता रहा है कि मुसलमान ऐसे नमाज नहीं पढ़े वैसे नमाज नहीं पढ़े। कौन है वो ये बताने वाला? तो अगर ये चाहते हैं कि कन्फ्रंटेशन हो तो कन्फ्रंटेशन हो, देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। मैं तो बोलूं एक बार हो जाए, इनको पता चल जाए कि ये कितना इनके अंदर दम है और प्रशासन की मदद से ये क्या कर सकते हैं। बेसिकली ये जो लड़ाई है बीजेपी के लिए राजनीति की लड़ाई है और उनके जो भक्त हैं उनके अपीजमेंट की लड़ाई है, लेकिन ये कि बुनियादी तौर से ये इंसाफ, जुल्म और जुल्म के खिलाफ लड़ाई है। तो भारत में जितने लोग ये समझते हैं कि यहाँ पर जो है वो कानून का राज होना चाहिए, यहाँ पर समता होनी चाहिए, यहाँ पर समानता होनी चाहिए और सारे लोगों के जो अधिकार है उनकी रक्षा होनी चाहिए, वो सब लोग इस लड़ाई में शामिल होंगे। मैं अभी यहाँ पे एक वर्कशॉप अटेंड कर रहा था बंबई में, तो उसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का वर्कशॉप था और उसके अंदर सारे समुदाय के लोग जो है वो शामिल थे। उसमें हिंदू भी थे, उसमें बौद्ध भी थे, उसमें सिख भी थे। तो ये सारे लोग जो है जो ये चाहते हैं कि यहाँ पर जो है वो गुंडाई ना हो, यहाँ पर जोर जबरदस्ती ना हो, वो सब एक साथ हैं। तो ये जो इंसाफ और नाइंसाफी की लड़ाई है, इसमें अल्टीमेट जीत जो है वो इंसाफ की होगी, इसका मुझको जो है वो पूरा विश्वास है।